ओके। सो गुड आफ्टरनून गर्ल्स, अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विद नेक्स्ट टॉपिक स्टाफिंग। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या है स्टाफिंग का। इंपॉर्टेंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे। सो साथ ही साथ हम लोग करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सो मेक श्योर जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टाफिंग एंड फंक्शन। दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैं आज इंटरव्यू के लिए गई, देन फॉर्म सबमिट कराया, देन इंटरव्यू हुई, ग्रुप इंटरव्यू हुई, पर्सनल इंटरव्यू, वो चीजें स्टाफिंग प्रोसेस में आएंगी कि आपका कौन कौन सा टेस्ट जो है वो हो रहा है। बट जब मैं बात कर रही हूँ स्टाफिंग की, कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, तब ये चीज आएगी कि वंस यू हैव अपॉइंटेड समवन, आप उसके बाद किस तरीके से उसको अपॉइंट कर रहे हो, कैसे उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, कैसे कंपनसेट कर रहे हो, वो सारी चीजें किसमें आप लोग कवर करने वाले हो, स्टाफिंग में। सो दोनों प्रोसेस आपको पेपर में आ सकते हैं, पर स्टाफिंग प्रोसेस को ध्यान से आपने पढ़ना है। फर्स्ट वन लिखा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो डिपेंड करती है, सॉरी नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओनली। कि सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है या आपके पास मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, तो आप सक्सीड करोगे, बट आपके पास एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्स भी होने चाहिए सफिशिएंट। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस्ड पर्सन, स्पेशलाइज्ड पर्सन ज्यादा हैं, तो इट मीन्स क्या है कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। इसीलिए नेक्स्ट लाइन पे इन्होंने लिख ही दिया है कि जो स्टाफिंग है वो हमारी एसेट है। अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से स्टाफ को अपॉइंट करा है, तो आप लोगों को उस चीज का बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। क्योंकि आपके पास अगर मान लो पैसा भी नहीं है, पर अगर आपका स्टाफ अच्छा है, तभी भी आप लोगों को ये चीज की एश्योरिटी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन अच्छे होंगे, स्ट्रेटेजीज अच्छी फॉर्मुलेट होंगी, तो आपके जो ग्रुप गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। सो ये जो नेक्स्ट मीनिंग है, ये प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको ब्रीफली मैं अभी भी बता देती हूँ कि सबसे पहले इन्होंने मीनिंग में लिखा है कि स्टाफिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। फर्स्ट वन आता है मैन पावर प्लानिंग। आपने प्लान करना है कि आप लोगों को कितने लोगों की जरूरत है। देन यू हैव टू रिक्रूट दोज पीपल। रिक्रूटमेंट हियर मीन्स, नोट डाउन कर लो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो? आप ऐड दे सकते हो, टीवी में ऐड दे सकते हो, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, आपके पास हम करें naukri.com है, ठीक है, ऑनलाइन भी। तो रिक्रूटमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। देन यू हैव टू सिलेक्ट पीपल। उसके बाद कहते आप लोगों ने वैकेंसी निकाल दी, अब लोगों को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद हो सकता है कि आपने कोई न्यू कमर, ठीक है, पर्सन को अपॉइंट कर लिया है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है या उसको काम नहीं करना आता, बट वो अदरवाइज एकेडमिक प्रोफाइल उसकी बहुत अच्छी है। देन हमें उसको क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर लेगा, और फिर हम उसको पैसे देंगे, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, बोनस, जिसको हम कंपनसेशन कहते हैं। उसके बाद उसकी प्रमोशन होगी अगर उसका काम जो है वो अच्छा रहेगा, रिलायबल रहेगा। देन सिर्फ प्रमोशन तक हमारा काम नहीं है, बट उन लोगों को हमने क्या करना है, मेंटेन करके रखना है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस फ्यूचर में ना करनी पड़े। सो अगर मैं इन सारे प्रोसेस की बात करूं जो यहाँ तक हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं, इसमें एक चीज तो क्लियर है कि स्टाफ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि प्लानिंग में तो जस्ट थिंकिंग फंक्शन था वो हमारा, डिपार्टमेंटेशन भी काइंड ऑफ थिंकिंग फंक्शन था मेरा। पर अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो एक्चुअल में अब हम लोगों ने लोगों को अपॉइंट कर लिया है और डायरेक्टिंग में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस कि अभी तक हम सिर्फ काम जो है वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, काम करना हमने अभी तक कहीं पे भी स्टार्ट नहीं करा, ठीक है। सो जो काम करना हम लोगों ने स्टार्ट करना है, सो वो चीज हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे पहले कि काम हमारा स्टार्ट किस फंक्शन पे जाके हो रहा है। सो वो हमारा होएगा डायरेक्टिंग फंक्शन में, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में वहां पे डायरेक्शन देना जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद स्टाफिंग प्रोसेस, की स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें आएंगी, ध्यान से नोट डाउन करते जाना। पहले इन्होंने लिखा है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैंने इसीलिए आप लोगों को दोबारा डेफिनेशन कराई है, इवन दो कि मैंने वो वीडियो में अपलोड कर भी दी थी, क्योंकि हम लोग इसी चीज के साथ अभी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहले एस्टिमेट करो कि आप लोगों को कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो आप लोगों के हम कहें कि इंप्लॉइज हैं, आपको कितने चाहिए। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय नीडेड।
आप ये देखोगे कि आपको कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए। आगे इन्होंने लिख भी दिया नंबर से, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है ना कि आपको 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, वो नंबर है। टाइप ऑफ एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि वो जो पर्सन है वो किस क्लास से बिलोंग करते होने चाहिए, विमेन फोर्स कितनी होनी चाहिए, माइनॉरिटी क्लास से बिलोंग करें किस तरीके से। ये चीजें आप लोग जो है वो किस में देखोगे, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। समझ में आया? क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मैन पावर की, नंबर तो पता चल गया कि 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए। फिर वो लोग आपने जो है वो विमेन्स को अपॉइंट करना है, विमेन को, या फिर आप लोगों ने मेल कैंडिडेट ज्यादा लेके आने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो कौन से बैकग्राउंड से आप लोगों को अपॉइंट करने वाले हो। वो सीए चाहिए आपको, एमबीए चाहिए, एमबीए एचआर चाहिए, एमबीए फाइनेंस चाहिए, ये सारा कुछ हम किसमें डिस्कस करेंगे, मैन पावर रिक्वायरमेंट में। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो यहाँ पे ही फिर मेरा कंसेप्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को चलो पता चल गया कि 10 लोग चाहिए और सारे के सारे एमबीए चाहिए। तो वो चीज जो मैंने 10 लोग अभी सिलेक्ट करे कि मुझे 10 लोग चाहिए, वो मैं कैसे जो है वो डिसाइड करूंगी, वो डिपेंड करता है फर्दर ये 3 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट है वर्कलोड, देन वर्कफोर्स, देन कंपेयर। पहले मैं आपको बता देती हूँ, देन मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो सबसे पहले इन्होंने लिखा है वर्कलोड। वर्कलोड वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो फ्यूचर की बात किस तरीके से कर रहे हैं कि आप लोगों का जो वर्कलोड है, ऑल मतलब कितने लोग आप लोगों को चाहिए इन फ्यूचर। प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। फाइंडिंग आउट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड, कितने आप लोगों को लोग चाहिए। फिर वर्कफोर्स एनालिसिस में देखोगे ऑलरेडी कितने लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज कितने हैं, ठीक है, जिन्होंने जॉब पोजीशन को ऑक्युपाई करा हुआ है, ये चीज देखी जाएगी। मैं दोबारा से ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। वर्कलोड में हम ये देखेंगे कि काम का लोड कितना है, 10 लोग चाहिए उस काम को करने के लिए या 20 लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें 20 लोग चाहिए, तो हम देखेंगे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में कितने काम कर रहे हैं, 15, तो हमें कितने और चाहिए, 5। मैंने डिसाइड कर लिया मैन पावर रिक्वायरमेंट। इस तरीके से कहते हैं आप लोगों ने जो है डिसाइड करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग होंगे। आगे एक वर्ड लिखा है उन्होंने, ओवरबर्डन एंड अंडरबर्डन। ओवरबर्डन होता है कि 2 लोगों का काम एक बंदे से कराई जा रहे हैं, तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा ना। और अंडरबर्डन का मतलब ये है कि 5 लोग वहां पे काम करने के लिए बैठे हैं जबकि काम एक बंदे का है, वो फ्री बैठे हैं, हम उनको क्यों से एक्स्ट्रा सैलरीज या वेजेस दे रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इन चीजों को आप लोगों ने पहले ही ध्यान में रखना है। वर्कलोड कितना है, ठीक है, कितना रिक्वायर्ड है, कितना एग्जिस्टिंग है आपके पास, एंड देन आफ्टर कंपेयरिंग यू विल कम टू नो कि आप लोगों के पास अब कितने कैंडिडेट्स चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल में 5 निकाला था, और लास्ट टाइम में इन्होंने लिख दिया कि अगर आपके पास अंडरबर्डन्ड एम्प्लॉइज हैं, मतलब वो वेले बैठे हैं, काफी एम्प्लॉइज ऐसे हैं, देन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उनको रिमूव कर दो या फिर आप उनको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, उनको किसी भी तरीके से अगर आप लोगों ने करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप ट्रांसफर भी उनको कर सकते हो। नाउ अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोसेस ही चल रहा है, रिक्वायरमेंट देख ली कि हमें 10 बंदे चाहिए, 20 बंदे चाहिए, देख लिए हम लोगों ने। अब हमने उनको क्या करना है, रिक्रूट करना है। बच्चे रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। हम लोगों ने बात करी थी इन्फ्लुएंस करना, लोगों को एड निकालना ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, इंड्यूस करना, कंपेल करना, कन्विंस करना, किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, हमने कहाँ पे असेस करा था अभी, पिछले पॉइंट में हमने इवेलुएट करा ना, कैलकुलेट करा कि कितने नंबर हमें चाहिए एम्प्लॉयज के। सो कहते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमें सिलेक्शन में अच्छे कैंडिडेट्स मिले। अगर मान लो एक पोस्ट निकली है और एक ही पर्सन ने अप्लाई करा है, तो आपके पास तो चॉइस है नहीं, फिर अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है, फिर जो आएगा आपको वही लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसलिए उन्होंने लिखा है कि आप इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे ताकि ज्यादा लोग अप्लाई करें और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों।
इफ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट। अब आपने जब प्रेजेंटेशन करनी है ना, तो इसके बाद आप एक चीज लिखोगे कि जो रिक्रूटमेंट हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है, अंडरलाइन कर लीजिए, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि जैसे हमें ना कोई मैनेजर पोजीशन पे, एक मैनेजरियल पोजीशन पे एक पर्सन चाहिए था, मैंने सुपरवाइजर को मैनेजर बना दिया, सुपरवाइजर को उसकी पोजीशन प्रमोशन कर दी, और वो जो वैकेंसी थी मेरी, मैंने उसको फुलफिल कर लिया। मान लो कि चंडीगढ़ की ब्रांच है, वहां पे लोग चाहिए, मैंने जलंधर की ब्रांच से चंडीगढ़ ब्रांच में लोगों को अपॉइंट कर दिया, वैकेंसी थी ना, तो ट्रांसफर हो गया वो पर्सन। सो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ट्रांसफर कर लूं या मैं क्या कर लूं, प्रमोशन कर लूं। आगे लिखा है इन्होंने, टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने इन्हीं लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अपॉइंट करना है तो बड़ी ऑप्शंस हैं मेरे पास। आप कोई भी एग्जांपल लिख लो जो आपके लिए इजी लगती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, एजेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स हैं, या न्यूज़पेपर में ऐड निकाल सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। न्यूमरियस ऑप्शंस आपके पास हैं, आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे आपके पास जो है कमी नहीं है। अगर आपके पास मतलब आपने कहाँ से जो करनी है, अपॉइंटमेंट करनी है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, सो आपके पास ये रिक्रूटमेंट भी हो गया। पहले हमने क्या करा था, रिक्वायरमेंट देखी, अकॉर्डिंगली हमने लोगों को इंड्यूस करा, इन्फ्लुएंस करा, वैकेंसी निकाल दी रिक्वायरमेंट देख के। अब मेरी बारी है कि मैं उन लोगों को क्या करूं, सिलेक्ट करूं। देखो सिलेक्शन कैसे होएगी, सिंपल सी बात, आप लोगों ने वैकेंसी निकली, आपने अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट आपकी होगी इंटरव्यू। इंटरव्यू में उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीजें होती हैं, और यही चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। इस यहाँ पे है कि आपने चूज करना है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, ताकि आपकी जो भी खाली पोजीशन है वो फिल हो जाए। सो वो फिल कैसे होएगी, आगे इन्होंने लिखा हुआ है, इन सिलेक्शन। अब ये ना जो लाइन है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल सी लाइन है, टेक्निकल करके इन्होंने लिख दी है। लिखा है इन सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर 10 लोगों ने अपॉइंट करा है, 10 लोगों ने यानी कि अप्लाई करा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो अपॉइंट होंगे लोग वो 10 हो सकते हैं या 10 से कम हो सकते हैं, 9, 8। कभी आपने ऐसे सुना है कि लोग जो थे वो वैकेंसी आप लोगों की निकली 10 बंदों की, आपने 12 बंदे अपॉइंट कर लिए? पॉसिबल ही नहीं है। अगर 10 लोग अप्लाई करेंगे तो 10 से ज्यादा आपके रिजेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं हो सकते। यही लाइन इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है, आप ध्यान से पढ़िए। In selection, the number of selected candidates is less than the number of rejected candidates. ठीक है, सो सिलेक्शन हमेशा कम लोगों की होती है, ज्यादा लोगों की सिलेक्शन नहीं हो सकती अगर 10 लोग ही अप्लाई करेंगे तो। सो नेक्स्ट इन्होंने लिख दिया, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। प्लीज इस वर्ड को इनसर्कल कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 1 मार्क के लिए ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, फिलिप में क्वेश्चन आ सकता है कि नेगेटिव प्रोसेस किसको कहते हैं, या सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर होएगा सिलेक्शन नेगेटिव आपका प्रोसेस है, यस ट्रू आएगा आंसर। सो ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे, मैं क्यों सिलेक्शन करती हूँ? फर्स्ट वन इन्होंने लिख दिया टू सिलेक्ट बेस्ट, ताकि जो भी आप लोगों के पास पर्सन अवेलेबल हैं आप लोग बेस्ट पर्सन को ही अपॉइंट करो, फर्स्ट रीजन ये है। सेकेंडली टू सिलेक्ट to make selected candidates realize that how seriously things are done in the organization। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये बताना है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट्स को अपॉइंट करते हो, उनसे काम कराते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग उनको लगता है कि हम तो भी इसी पोस्ट के लिए बने थे इसलिए हमें अपॉइंट करा गया। उनको थोड़ा सा ये चीज रियलाइज करानी है कि आप लोग जो है बहुत प्रीशियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसीलिए आपकी वजह से बहुत और कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं और आप सिलेक्ट हुए हो। जब हमने एक बार सिलेक्शन कर ली, ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आप सब बच्चों को पता होगा कि जब मैं बात करती हूँ प्लेसमेंट की, तो सिलेक्शन के बाद आपको प्लेस ही करना है उस इंसान को, ठीक है, उसको ऑक्युपाई करनी है वो पोजीशन, वो पोस्ट जिसके लिए उसको सिलेक्ट करा गया है। तो जब मैंने सिलेक्शन करी, वो स्टार्ट कर सकता है अपनी जॉब आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द कंपनी।
तो अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गई। ये तो मैंने प्लेसमेंट की डेफिनेशन दे दी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आपने लिखनी है, ओरिएंटेशन की, कि ओरिएंटेशन होता क्या है। बच्चे आप जब कॉलेज आए थे तो आप लोगों को प्रॉपरली कॉलेज के एनवायरनमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, डिपार्टमेंट के साथ जो था उन्होंने फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा था, आपको सब चीजों के बारे में बताया था, फाउंडेशन प्रोग्राम लगा था आपका। और यहाँ पे जो प्रोग्राम है फाउंडेशन प्रोग्राम, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन है क्या, इंट्रोडक्शन करानी न्यू एम्प्लॉयज की विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। देखिए वो नए नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करी है ना उन्होंने, तो उनको तो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स, ऑफिस पता ही नहीं कहाँ पे है, कल को कंप्लेंट करनी होगी तो वो कहाँ पे जाएगा। सो इसलिए जब भी आप लोगों ने लोगों को अपॉइंट करना है तो उसके बाद उनकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होएगा। वंस यू हैव सिलेक्टेड द कैंडिडेट्स, आफ्टर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होएगा। वहां पे आप लोग उनको इंट्रोड्यूस कराओगे विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उनको फेमिलियर करवाने के लिए विद न्यू एम्प्लॉयज के साथ। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में कहते हैं कि वहां पे उनको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, एज सच कोई फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं होता। सो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दिया। अब आपने काम करना स्टार्ट करना है। व्हाट इफ आपको काम नहीं आता, अगर आपको काम नहीं आता तो आपको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग। ठीक है, सो ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी ताकि आप लोग मोटिवेट हो, आपको लगे कि आपको काम आता है। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आपने उनकी प्रॉपर फैसिलिटी लेनी है। ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी एक इंटरनल एक एक्सटर्नल वाला पॉइंट है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन हाउस ट्रेनिंग। देखो कई बार ऐसे होता है, आपने देखा होगा, जैसे प्लम्बर वगैरह होते हैं ना, हमारे घर में आते हैं, तो वहां पे हम क्या कराते हैं, उनके साथ एक पर्सन उनके साथ होता है सामान पकड़ने के लिए, चाहे हम उसको बोले या हम ये कहें कि उसके साथ साथ वो काम सीखता है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन या वेयर हाउस या इंडस्ट्रीज में जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनके साथ साथ हम उनको काम सिखा देते हैं कि ये काम ऐसे होता है। हमारी इंटर्नशिप लगती है, हमारे कजन्स वगैरह की जो बीटेक करते हैं या एमबीए करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जॉब के साथ साथ या कहें कि वहां पे ट्रेनिंग भी लेते हैं, उसको कहते हैं इन हाउस ट्रेनिंग। और अरेंज विद सम इंस्टीट्यूशनल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू न्यू टू देयर एम्प्लॉइज। यहाँ तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर सकती है, या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन को अरेंज करा सकती है, उनसे अरेंजमेंट ले सकती है कि वो उनके न्यू एम्प्लॉयज को क्या दें, ट्रेनिंग दें। सो बाय ऑफरिंग उनको करियर एडवांसमेंट की नई नई ऑप्शंस देके आप लोग जो है उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर सकते हो, ताकि उनको ये लगे कि हाँ जी हम ये काम सीखेंगे तो कल को जो है हमारी प्रमोशन हो सकती है। इस तरीके से आप लोग उनको क्या करोगे, मोटिवेट करोगे, तभी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली काम करेगी। अब once you have given the training to the employees, to the new employees, next आपने काम क्या करना है, ये ट्रेनिंग के बीच में प्रोसेस आ रहा है आपका, परफॉर्मेंस चेक करो कि मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी तो क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, समटाइम्स कहते हैं कि आप वो ट्रेनिंग देने के बाद भी प्रॉपरली काम नहीं करते, तो उनकी क्या करनी है, परफॉर्मेंस को आपने इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन के बेसिस के ऊपर आपको जो है ये पता चल जाएगा कि वो ट्रेनिंग के बाद प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। तो अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन हो जाएगी, बुरा काम करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उनको निकाल दो या फिर आपको दोबारा से ट्रेनिंग दो। सो सुपीरियर्स जो है वो फीडबैक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। किस पर्पस से प्रिपेयर करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं रखा जाए, उनको जो है ऑप्शंस प्रॉपरली पता है या नहीं पता है। तो ये चीजें कहते हैं इसलिए देखी जाएंगी। तो ट्रेनिंग के बाद हमने पहले क्या करा था, परफॉर्मेंस अप्रेज करी थी। अच्छा काम करा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन यानी कि करियर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमें उनको जो है बोनस देना पड़े, कमीशन देना पड़े, अगर वो अच्छा काम करेंगे। अगर आप वो नहीं दे सकते तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उनको क्या दे दो, प्रमोशन दे दो। तो जनरली आपकी परफॉर्मेंस जो है आपकी फीडबैक के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बेसिस के ही ऊपर आप लोगों को जो है हायर जॉब पोजीशंस मिलती हैं। हायर जॉब पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रमोशन। परफॉर्मेंस चेक करी, अच्छा काम करा तो प्रमोशन भी हो सकती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपनसेशन दी जाएगी उनको। और ये ट्रेनिंग के बीच में ही मैं पॉइंट पढ़ रही हूँ अभी। सो कंपनसेशन का मतलब ये है कि उनको रिवॉर्ड देना, इंसेंटिव्स देना।
ठीक है, सैलरीज वेजेस ये तो आप दे ही रहे हो, साथ साथ में आप उनको इनडायरेक्ट पेमेंट भी दे सकते हो। सो आपने कंपनसेशन के बीच में दो हेड्स बनाने हैं, एक है आप लोगों की डायरेक्ट पेमेंट जो कि सैलरी वेजेस है, इनडायरेक्ट पेमेंट जो कि आप उनको मेडिकल फैसिलिटी इंश्योरेंस करा सकते हो, उनके बच्चों की जो एजुकेशन है उसको फ्री करा सकते हो। तो इस तरीके से कुछ भी आपको उनको इनडायरेक्ट पेमेंट दे सकते हो उनको मोटिवेट करने के लिए। सो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। बच्चे इस पॉइंट को ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है कि जब आपको पेमेंट दी जाएगी, सैलरी और वेजेस दिए जाएंगे, वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड हैं। फर्स्ट वन टाइम बेस्ड, जितने घंटे काम करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको जो है सैलरीज मिलेंगी। जैसे मोस्टली मैं सैलरी का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो मंथली बेसिस के ऊपर होती है, या आपको डेली बेसिस के ऊपर, और फॉरेन में वीकली बेसिस के ऊपर होती है। पर वहां पे टाइम है ना कि 10 दिन, 12 दिन, 30 दिन, वो टाइम के बेसिस के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। सेकेंडली परफॉर्मेंस बेस्ड, एग्जाम्पल लिख लीजिए वेजेस, जो आई एम सॉरी, जो वेजेस हैं वो आप लोगों को हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड मिलती हैं। जितनी प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो पेमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या कंपनी की तरफ से रिसीव हो जाएगी। आई होप आपको कंपनसेशन पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कंपनसेशन में या तो आपका टाइम, जितना टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, या फिर उन्होंने लास्ट बात करी है कि जो आप लोग करते हो कि जितनी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों की जो है चेक की जा सकती है कि आप कैसा काम जो है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। ठीक है गर्ल्स, सो आपका यहाँ पे जो प्रोसेस है स्टाफिंग का वो कंप्लीट हो गया है। बट इसके अलावा भी अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, इसके और प्रोसेस लिखना चाहते हो, और प्रोसेस इन द सेंस कि यहाँ पे कंपनसेशन को आप अलग से भी लिखना चाहो तो पॉइंट को लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज कि अगर आप लोगों ने लास्ट में फीडबैक भी लिखना है, फीडबैक में आप ये लिख सकते हो कि अगर वो अच्छा काम करेंगे देन वी विल रिटेन दोज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज हम ट्रेनिंग देंगे उनको, या लास्ट ऑप्शन फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये बचेगी कि वो एम्प्लॉयज को जो है या उन जो भी पर्सन कैंडिडेट्स को अपॉइंट करा है उनको निकाल दें ऑर्गेनाइजेशन से, सो दैट उनकी वजह से एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की सफर ना करे। सो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है स्टाफिंग का कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्टाफिंग और सॉरी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का इटसेल्फ टॉपिक कि वो कैसे चल रहा है। प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।